नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने भेंट की। उन्होंने आगामी यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। इस दौरान अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्यमंत्री को 20 मई को हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे के विदाई समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस बार सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। यात्रा के दौरान अब वीआईपी कल्चर पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी अब कोई भी श्रद्धालु विशेष सुविधा के तहत सीधे दर्शन नहीं कर सकेगा। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि इस बार चारधाम यात्रा में वीआईपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। सभी श्रद्धालु एक समान कतार में लगकर ही भगवान के दर्शन करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता जिस तरह से रही है, पहले से ही 6 महीने पहले से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ और सभी अधिकारियों को और सभी क्षेत्रीय विधायक जो जहाँ जहाँ पर जिस क्षेत्र में हमारे चारधाम पड़ते हैं उनको सख्त निर्देशित किया है कि आप यात्रियों को सुगम ले जाने के लिए, दर्शन करने के लिए आप पूरा सहयोग करें। और इसी के तहत अभी कोई वीआईपी नहीं, सब एक जैसे हम यात्री के तरह दर्शन करेंगे और लाइनबंद तरीके से ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को भी दर्शाया है। जब अभी का पाठ खुले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ जी भी गए थे, बद्रीनाथ जी भी गए थे, किंतु कोई वीवीआईपी नहीं, वीआईपी नहीं, सीधे आम जनमानस के तरह उन्होंने दर्शन किए। एक संदेश देने का जो काम किया है उसी के निमित्त हम सबको नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता भी इसे लेकर खूब हल्ला बोल रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी विधायक आशा नोटियाल का कहना है कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। इस दौरान उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की है। विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से आप लोग महिलाओं के हितों में लेकर के आ रहे थे और पास नहीं करा पाए, और ऐसे में किस तरह का रोष आप देख भी रहे हैं और महिला होने के नाते भी? देखिए, नारी शक्ति वंदन जो है महिलाओं की लंबी बहुप्रतीक्षित वो मांग थी और उस मांग को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरा करने वाले थे। उन्होंने लोकसभा में उस बिल को पास करने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया और वो चाहते थे कि मतलब महिलाओं को भी एक निर्णायक भूमिका में अधिकार मिले, क्योंकि अभी तक महिलाओं की शक्ति जो है वो सृजन शक्ति के रूप में पूरे मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है, लेकिन निर्णायक भूमिका में जहाँ जहाँ महिलाएं अगर निर्णायक भूमिका में होती हैं वो निर्णय करने की क्षमता उनमें उनको दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर वो बहुत बेहतर काम करती हैं। लेकिन उसमें हमारा जो कांग्रेस पार्टी सहित मुख्य विपक्षी दल, उनके सहयोगी दल, जिस तरह से उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया और जब पास नहीं हुआ तो तब खुशी में मेज़ थपथपाकर खुशी जाहिर करने का काम किया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण भारत की मातृशक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मेज़ थपथपा रहे थे, खुशी हंस हंस के अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही। वो महिलाओं को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इस बिल को बार बार सदन में ला कर के पास भी कर सकते थे, लेकिन ना तो कभी उनकी इच्छा शक्ति रही है महिलाओं के सम्मान की, ना वो कभी महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। उन्होंने महिलाओं का केवल फ़ायदा उठाया है, उनको कुचलने का, उनको दबोचने का और उनका फ़ायदा लेने का काम उन्होंने हमेशा किया है। तो इससे उनका चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज़ महिला शक्ति के सामने भी आई है और देश के सामने भी आई है। अब किस तरह का रोष है महिलाओं में?
देखिए, कल आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने परेड ग्राउंड में जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, और उसमें केवल भाजपा की महिला नहीं थी, उसमें मातृ शक्ति थी, जिनको आक्रोश था कि आने वाले वक्त में हमारी जो युवा शक्ति महिला शक्ति के रूप में उभर के आ रही हैं, तो उनको अवसर मिलेंगे, लोकसभा के माध्यम से अवसर मिलेंगे, विधानसभा के में अपनी बात रखने के अवसर मिलेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक जनप्रतिनिधि के रूप में कर पाएंगे। वो जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने पानी फेरने का काम किया है, उसका आक्रोश आपने परेड ग्राउंड से, उत्तराखंड की भूमि से, उत्तराखंड देवभूमि की सड़कों पर देखा है। और उत्तराखंड देवभूमि की सड़कों से ही ये आक्रोश पूरे भारतवर्ष में जाने वाला है, और कांग्रेस का सफाया होने वाला है हर जगह से। मैडम, केदारनाथ यात्रा भी लगातार जारी है और केदारनाथ से आप विधायक भी हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी हाल फिलहाल में? और क्योंकि यात्री जा रहे हैं, कुछ कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आ रही हैं वो डराने वाली भी हैं। देखिए, व्यवस्थाएं हमारे केदार बाबा के कपाट खुल चुके हैं, और कपाट खुलने से पहले कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जनपद रुद्रप्रयाग गए, और रुद्रप्रयाग से कार द्वारा गुप्तकाशी तक उन्होंने यात्रा व्यवस्थाएं देखी। गुप्तकाशी में सभी अधिकारियों के साथ, हम लोगों के साथ उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और बातचीत भी हुई। व्यवस्थाएं चाक और चौबंद जिन्हें कहते हैं वो थी वहाँ पे, अभी भी हैं। आप कुछ और लोगों के भी वीडियो देखते होंगे तो वो भी कहते हैं कि रास्ते अच्छे हैं, हमारा जो NH है वो अच्छा है, कहीं कहीं पर भू धसाव के कारण ख़राब हुआ था तो उसे भी ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पैदल मार्ग है, घोड़ा पड़ाव है, हमारे गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग है, तमाम हमारे जो वहाँ पे व्यवसायी भी हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करके यात्रियों को सुविधा देने का काम करते हैं, वो तमाम वहाँ पहले ही उनको भेजा गया था कि ताकि यात्रा खुलने पे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सारी व्यवस्थाएं, हमारे जितने भी घोड़े खच्चर हैं उनको गर्म पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ऊपर धाम में भी हर प्रकार से समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है कि हम यात्रा में आए हैं, जो भी हमारे श्रद्धालुगण, हमारे भक्तजन केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लाइन में खड़ा होना ही पड़ता है। लंबी कतार रहती है, एक एक दिन में 40 हज़ार श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं बाबा के दरबार में। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारा पूरा प्रशासन, जिला अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी हमारे वहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं श्रद्धालु गणों से, यात्री गणों से मेरी भी अपील रहेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी अपील की है कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने में हम सभी जितने भी श्रद्धालु हैं सबका योगदान रहेगा, तो दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस दरवाजे से सभी श्रद्धालुगण दर्शन करते हैं, वो भी उस दरवाजे से उन्होंने जा कर के बहुत कम समय में वहाँ पे भगवान की पूजा करने के बाद उन्होंने दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो इसी तरह से भगवान के जब हम पैदल जा करके उस आंगन में पहुँचते हैं तो श्रद्धा के भाव से पहुँचते हैं। वो श्रद्धा का भाव, वो सारी थकान उस आंगन में जाके ऐसे लगता है कि मतलब सब हम भूल गए। तो वो बहुत बड़ा श्रद्धा का एक केंद्र है। बाबा का आशीर्वाद जब हमको प्राप्त होता है तो हम सारी कठिनाइयाँ भूल जाते हैं। तो मेरा उन सभी श्रद्धालु गणों से मतलब निवेदन करती हूँ, मैं अपील भी करना चाहती हूँ कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने में आपका भी सबका सहयोग रहेगा तो हम बहुत सरल और समय पे दर्शन कर पाएंगे।
मैडम, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से यात्रा रूट पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री तो जा रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत अभी भी बरकरार है। कई कई क्षेत्रों में देखने में भी नज़र आ रहा है कि होटल ढाबों पर खाना पीना पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है या फिर चूल्हे से खाना बनाना पड़ रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को किस तरह से सुधारा जा रहा है? देखिए, ये जो समस्या है, ये वैश्विक समस्या है, दुनिया की समस्या है। और आप सभी लोग जानते हैं कि वो हम लोग भी कहीं ना कहीं उसी दुनिया में निवास करते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक भी हुई, 4 धाम के व्यवस्थाओं के लिए बैठक हुई। हम सभी माननीय विधायक गण भी उसमें थे और सबने अपनी ये बात भी रखी, क्योंकि मेरा क्षेत्र और ज़्यादा कठिन है, नाथ जी का। वहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा पैदल भी है, विषम परिस्थितियाँ भी रहती हैं। तो मैंने भी निवेदन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं उनको भी मैंने लिख के भी दिया था कि मेरे यहाँ पे इन चीज़ों की व्यवस्थाएं हमारे क्षेत्र में समुचित होनी चाहिए। अभी तक मुझे इस प्रकार के किसी के द्वारा कोई संदेश भी नहीं आया है कि वहाँ पे किल्लत है, क्योंकि जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं वो पर्याप्त मात्रा में दिए भी जा रहे हैं और जो घरेलू भी हैं वो भी पर्याप्त मात्रा पे समय पे महीने में, जैसे मैं देखती हूँ रूटीन में वो लोग दे रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि एक व्यक्ति 3-3 4-4 ले रहा है, तो वहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये अपील की थी कि हम पहाड़ के लोग हैं, हमारे पास संसाधन भी है, हम लकड़ी है, मतलब और चीज़ें भी जो संसाधन होते हैं उनका भी उपयोग करेंगे तो हम श्रद्धालु गणों को समुचित व्यवस्था दे पाएंगे। और मेरा भी आग्रह है कि बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें नहीं भी बन पा रही हैं, केवल कुछ चीज़ें जिनसे हम यात्रा को सही से कर पाएंगे, हमारी ज़रूरत के अनुसार मतलब दाल रोटी इस प्रकार से हमको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ों की अपेक्षा करेंगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी, तो कम में भी अच्छी यात्रा हो सकती है। धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। आशा नोटियाल जी हमारे साथी जो कि बता रहे थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हैं और हाल फिलहाल में, और क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री भी केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बरकला स्थित बूथ संख्या 69 में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए भारत की तमाम उपलब्धियों, विज्ञान और नवाचार की बढ़ती भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक अहम स्रोत है। हर एपिसोड में नई जानकारियां मिलती हैं और ये कार्यक्रम केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और आमजन को सशक्त बनाने का प्रभावी मंच है। अच्छा प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री की मन की बात का 133वां एपिसोड सुनने का मौका मिला, जिसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुना है। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुनें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। यही मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मन की बात सुनी है, कुछ ऐसे विषय जिनको हम तक नहीं जानते, आज तक नहीं जानते थे, हमारी जानकारी में। टिहरी गढ़वाल के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में जिला योजना की समीक्षा की बैठक हुई, जिसमें मंत्री ने जिले के संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिला योजना को ज़्यादा प्रभावी और दूरदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का निर्माण जनप्रतिनिधियों और विधायकों की सहभागिता से किया जाए। टूरिस्ट यहाँ पर आए, जाके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करें कि आपने जस्टिस मैरिज के लिए जाना है, आपने वोटिंग के लिए जाना है, तो आप कहीं जरूर आए।
मुझे इस जिले का प्रभारी बनाया गया है, यहाँ का विभाग का, हमने पहली बैठक यहाँ पर ली है। और मुझे इस बात से संतुष्ट हूँ कि अक्सर देखने में क्या होता है कि जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव जहाँ हम जदू में रहा, उत्तरकाशी में रहा, उत्तराखंड में रहा, ये शिकायत व्यक्ति के साथ हमसे प्रस्ताव एट अ टाइम मांगे गए कि साहब, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों में और शासन में तालमेल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नैनीताल पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में उत्साह है और आम जनता के बीच कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अब साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में कांग्रेस को होगा। गाँव में जोश है और लोगों में कांग्रेस के लिए एक रुझान दिखाई देता है, या मैं कहूँ कि भाजपा से नाराजगी दिखाई देती है। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल साफ तौर पर उभर करके सामने आ रही है और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन उस समय भाजपा ने एक बड़ा झूठ बोला। उन्होंने सांप्रदायिक डिवीजन को नया रूप दिया अपने झूठ के आधार पर, और उसके कारण वो भी एक बड़ा कारक रहा 2022 में हमारी चुनावी हार का। इस बार हम शुरू से ही कह रहे हैं लोगों से कि ये फिर उसी तरीके का झूठ बोलेंगे। तो भाजपा के लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा को पराजित ही नहीं करना है, बल्कि इनके झूठ छद्म फरेब से भी सावधान रहना। यूनियन बैंक एम्प्लॉय यूनियन उत्तराखंड का छठा प्रांतीय अधिवेशन उत्साह के साथ देहरादून में वरिष्ठ साथी श्याम सिंह के संरक्षण में संपन्न हुआ। इस सभा में एनसीबीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी और बाला समेत तमाम अन्य अतिथियों के साथ प्रदेश के कोने कोने से आए यूनियन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैंक और बैंक कर्मचारियों के हितों के संबंध में चर्चा की गई और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से एक स्वर में बैंक के नए प्रबंधक निदेशक आशीष पांडे बैंक के समस्त कर्मचारियों को फर्नीचर सुविधा देने की प्रशंसा की गई। मैं सतीश डबराल हूँ। मैं यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का संयुक्त महामंत्री हूँ इस समय तक, और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज का सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ। हम लोग ये यूनियन बैंक एम्प्लॉयज इन उत्तराखंड का छठा दिवसीय 2000 में जब उत्तराखंड स्टेट का गठन हुआ, पहले यूपी का ये पार्ट हुआ करता था, तो गठन हुआ तो इस संगठन का गठन भी 2001 में यहाँ से शुरू किया गया। उसी क्रम में हर 3 साल 4 साल में जैसे होता है हम लोग करते करते आज ये छठा हमारा त्रैवार्षिक अधिवेशन है उत्तराखंड के यूनिट का। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया यूनियन स्टाफ फेडरेशन और एनसीबी से संबद्ध हैं। एनसीबी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में, जिसमें स्टेट बैंक की लीडरशिप उसको रिप्रेजेंट करती है उस पर। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि एम्प्लॉय की भलाई कैसे की जाए, हमारे मेंबर्स की भलाई कैसे हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में सुधार कैसे लाया जाए, और उसके लिए सदस्यों का, हमारे कर्मचारियों का किस प्रकार से भला हो सके। तो हम लोग हर पल इस चीज़ के लिए चिंतित रहते हैं और इसी में लगे रहते हैं। बैंक कर्मचारियों को थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। ये 5 डे बैंकिंग और वीकली 5 डेज वर्क, इसके लिए हम 8 मार्च 2024 से IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से एक सेटलमेंट कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। इसी के कारण सारा बैंक एम्प्लॉय कर्मचारियों, ऑफिस अधिकारियों, हम सारा लोगों ने एजिटेशन पाथ में है। और ये PLI परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी, उसमें भी थोड़ा गड़बड़ है। इसी के कारण हम एजिटेशन पाथ में है। ये सारा चीजों ने बैंक एम्प्लॉयज बहुत डिमांड करते हैं, वो भी हम डिस्कस कर दिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इनसाइड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर दिया।
हमारा संगठन नेतागण इसके बारे में सॉल्यूशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। खबर विकासनगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। एडीएम देहरादून के मिश्रा हरबटपुर स्थित बस अड्डे पर बने यात्रा पड़ाव का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एसडीएम, तहसीलदार, एआरटीओ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि सुरक्षित और व्यवस्थित चारधाम यात्रा हो, तो देहरादून में ऋषिकेश के अलावा जो हमारे पड़ाव हैं, कई बार नया गांव और हरबटपुर, कि अगर यात्री अपने जो उनका ट्रिप है, ग्रीन कार्ड है, वो उसे यहाँ चेक करा ले। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और चेकिंग भी करवाते हैं। यहाँ पे रहने, खाने, मेडिकल और पेयजल सभी की व्यवस्थाएं हैं, ताकि किसी भी यात्री को, जो हमारे तीर्थयात्री उनको कोई कठिनाई ना हो। ये व्यवस्था तो हमारी चारधाम यात्रा की शुरुआत से कपाट खुलने से ही शुरू हो गई थी। उसी क्रम में हम लोग ये देख रहे थे कि कोई सभी व्यवस्थाएं हमारे जो दुरुस्त हैं, अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको फर्दर जो है संबंधित विभाग के माध्यम से ठीक किया जाएगा। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के दूरस्थ बांसवाड़ी क्षेत्र में इन दिनों खुशी का माहौल है। करीब 5 साल से बंद पड़ी सड़क आखिरकार फिर से खुल गई, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। ये सड़क विधायक निधि से बनाई गई थी, लेकिन आपदा के कारण बंद हो गई थी। दरअसल कई बार ग्रामीणों ने शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इसे खुलवाने की मांग की, लेकिन लंबे समय तक कोई समाधान नहीं हुआ। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।